हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं उस वीडियो के माध्यम से अपने कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं जनवरी थर्ड वीक के। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर, 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस हमने इसमें कवर कराया है। तो आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए और अगर आप इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग एग्जाम का, वहाँ पर भी आपके लिए यूज़फुल ये कोर्स होने वाला है। तो ये भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं इन कोर्सेज़ के बारे में तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188। सर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ऑन विच ऑस्पिशियस डे डिड महाकुंभ किक ऑफ एट प्रयागराज? किस शुभ दिन पर प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पौष पूर्णिमा। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए 45 दिन चलने वाला महाकुंभ, जो कि बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसकी शुरुआत हो गई है 13 जनवरी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शाही स्नान के साथ। पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम में ये स्नान किया गया। संगम यानी कि गंगा जमुना और जो सरस्वती रिवर्स हैं यहाँ पर मिलती हैं, उसे संगम बोला जाता है। कई लाख डिवोटीज़ या श्रद्धालु ने यहाँ पर स्नान किया और ये जो महाकुंभ है ये 12 साल बाद आता है और 26 फरवरी तक ये चलने वाला है। लगभग 400 मिलियन पीपल यहाँ पर विजिट करने की उम्मीद है। Who replaced Dinesh Khara as the new member in the governing council of the National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल में नए सदस्य के रूप में दिनेश खारा की जगह किसने ली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है CS शेट्टी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 नए मेंबर्स इंडक्ट किए हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड NIIF-TL की गवर्निंग काउंसिल में, जो कि एक स्ट्रेटजिक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कई तरह के फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में, इंक्लूडिंग किस तरह से जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का कॉर्पस है, जो इसमें अमाउंट है, उसको किस तरह से इन्वेस्ट की जाए। नए मेंबर इसमें जो इंडक्ट किए गए हैं 2, ये एक तो SBI चेयरमैन CS शेट्टी हैं, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं इनके प्रीडिसेसर, इनसे पहले जो रहे दिनेश खारा को, और वेटरन बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के डायरेक्टर उदय कोटक रिप्लेस कर रहे हैं TV मोहनदास पाई को। अदर मेंबर्स इस काउंसिल में अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अजय शेठ भी इसमें शामिल है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज M नागराजू भी इसमें शामिल हैं। चेयरमैन ऑफ DSP ग्रुप हमेंद्र कोठारी भी इसमें शामिल हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये चेयरपर्सन हैं इस गवर्निंग काउंसिल की। 40,000 करोड़ रुपए का ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये क्वासी सोवरेन वेल्थ फंड है। इसको सेटअप किया गया दिसंबर 2015 में। ठीक है, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर जो कुछ रुके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो फ्रॉम स्क्रैच आप शुरू करते हैं, आपने ज़मीन ली उसके बाद फिर आपने बनाना शुरू किया। ब्राउन फील्ड मतलब पहले से ही आपके पास ज़मीन वगैरह सब है, या फिर कोई बिल्डिंग है उसको दोबारा से रिनोवेट कर दिया, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। What is the total length of the जैडमोर टनल? जैडमोर सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जैडमोर टनल को इनोग्रेट किया है सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और अभी से जो सोनमर्ग जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए पूरे साल भर ये रास्ता खुला रहेगा नेशनल हाईवे 1 पर। 6.5 किलोमीटर की जो ये 2 लेन टनल है, ये गगनगिर को सोनमर्ग से कनेक्ट करती है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, और 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर इसे बनाने के लिए किया गया है। इसमें एक इमरजेंसी एस्केप पैसेज भी दिया गया है 7.5 मीटर वाइड। अच्छा, ये जेड मोड कहाँ से आया नाम? जेड मतलब जो ये जेड शेप रोडवे इससे पहले हुआ करता था, इस टनल से पहले यहाँ पर एक जेड शेप रोडवे हुआ करता था। ठीक है, और काफ़ी विंटर के टाइम पर इस जो स्नो एवलांच है वहाँ पर काफ़ी होता था, तो रोड बंद हो जाती थी पूरे सर्दियों के लिए। 8650 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर है ये, और श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को देख रहा है।
फिलहाल जोजिला टनल भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिसंबर 2026 में ये भी बन जाएगी। ये सोनमर्ग कश्मीर को द्रास लद्दाख से कनेक्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे ही जोजिला टनल भी चालू हो जाएगी और ये जेडमो टनल भी चालू हो जाएगी, तो ये जो पूरा रूट है, ठीक है, उसकी लेंथ 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी और जो व्हीकल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो नेशनल हाईवे 1 पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी श्रीनगर वैली और लद्दाख के बीच में। वेयर डज इंडिया रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इट्स रोड नेटवर्क साइज? सड़क नेटवर्क के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इन्फॉर्म किया है कि भारत ने पिछले एक दशक में काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो पिछले एक दशक में 60% से ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। टोटल लेंथ जो है नेशनल हाईवेज़ की वो 91,287 किलोमीटर 2014 से बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई 2025 में। जो लेंथ है नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स की, ये भी 93 किलोमीटर 2014 से बढ़कर 2,424 किलोमीटर हो गई है 2025 तक। और जो लेंथ है 4 लेन और इससे अबव हाईवेज़ की, वो भी लगभग डबल से ज़्यादा हो गई है। जहां 2014 में 18,278 किलोमीटर हुआ करती थी, वहीं अब 45,947 किलोमीटर हो गई है। भारत का जो रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। Who has been announced as the new secretary of the Board of Control for Cricket in India (BCCI)? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है देवजीत साइकिया। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर देवजीत साइकिया, इन्हें नया सेक्रेटरी अनाउंस किया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का, BCCI का। जे शाह को ये रिप्लेस कर रहे हैं। जे शाह आप सभी जानते हैं ICC चेयरमैन बन चुके हैं पिछले साल। प्रभतेज सिंह भाटिया ये ट्रेजरर बनाए गए हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। फॉर्मर उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्टर जनरल OP सिंह, इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गुणोत्सव 2025? किस भारतीय राज्य ने गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने गुणोत्सव 2025 का फर्स्ट फेज लॉन्च किया है। इसमें लगभग 14.11 लाख स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा आसाम में। गुणोत्सव 2025 का थीम रहेगा इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। गुणोत्सव अलग अलग फेजेस में हो रहा है असम में, जहाँ पर स्कूल्स को भी इवेल्युएट किया जाएगा। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इवेल्युएट किया जाएगा किस तरह की शिक्षा उन्हें मिल रही है, कितनी उनमें प्रोग्रेस है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ कमीशन एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी? किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च किया है। शैलो समझ रहे हैं आप, मतलब जहाँ पानी बहुत कम होता है, शैलो वेव बेसिन। तो ये है डिस्कवरी में लोकेटेड है। ये डिस्कवरी क्या है? IIT मद्रास की सैटेलाइट कैंपस है थयूर में, तो वहाँ पर इसे जो है ओपन किया गया है। तो जो इंडियन पोर्ट से संबंधित जो भी इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, पोर्टिंग से संबंधित, तो उसको यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। एक तरह का स्विमिंग पूल टाइप का बनाया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट ने इस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया है। इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम बी लॉन्च फॉर ट्रैकिंग फॉरेस्ट क्राइम्स? वन अपराधों पर नज़र रखने के लिए गरुदक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं, ठीक है, उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है फॉरेस्ट क्राइम केसेस को हैंडल करने के लिए। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि सिटीजन्स का फीडबैक आ सके, जो भी राज्य सरकार की पुलिस सर्विसेज हैं उनसे संबंधित। तो QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है पब्लिक ओपिनियंस जानने के लिए पुलिस सर्विसेज से संबंधित उनका किस तरह का इंट्रैक्शन रहा है। विच फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द स्नैक ऐप?
किस खाद्य और किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने स्नैक ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्विगी। फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है अलग से, और उसके ज़रिए 15 मिनट में फूड डिलीवरी करने का ये कह रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम है स्नैक। अभी केवल बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया है। स्विगी से ही संबंधित एक और करंट अफेयर जान लीजिए। इसने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया एनएससी का जो मुंबई हेडक्वार्टर्स है, और जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्लानिंग यहाँ पर बताई जाएगी, खास करके महिलाओं को। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी? किस देश ने हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। देखिए, हिंदी एजुकेशन को अपने देश में बढ़ाने के लिए श्रीलंका ने अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है हिंदी में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जरिए। तो ये जो लॉन्च है ये हुआ भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन के दौरान, जिसे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर SVCC द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज का मकसद है हिंदी लर्निंग को और एक्सेसिबल बनाना पूरे देश भर में, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदी की जो है डिमांड अब होने लगी है। और इस कोर्स को लॉन्च किया गया संतोष झा द्वारा, जो कि हाई कमिश्नर इंडिया के श्रीलंका में। Which two organizations signed an agreement to develop a semiconductor chip for a wideband spectrum sensor? वाइडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के लिए सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने के लिए किन दो संस्थानों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है सी.डॉट एंड IIT मंडी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट जिसे कहते हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी IIT मंडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू IIT जम्मू के साथ, जिसके जरिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप को डेवलप किया जाएगा स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन को इन्हेंस करने के लिए। यह एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF के जरिए, जो कि एक स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाती है रिसर्च के लिए। What is the name of second multi-purpose vessel launched for the Indian Navy at L&T Kattupalli, चेन्नई? L&T कट्टुपल्ली चेन्नई में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्कर्ष। देखिए, दो मल्टीपर्पस वेसल्स बनाए जा रहे हैं L&T शिपयार्ड द्वारा, उनमें से दूसरा अब लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के लिए L&T कट्टुपल्ली चेन्नई में। इस शिप का नाम है उत्कर्ष, यानी कि सुपीरियर इन कंडक्ट। ये जो मल्टीपर्पस वेसल्स है ये शिप को टो भी कर सकते हैं और कई तरह के टारगेट्स को ये लॉन्च कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, अनमेंड ऑटोनोमस व्हीकल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। 106 मीटर के ये वेसल्स हैं और मैक्सिमम स्पीड इनकी 15 नॉट्स की है। हु इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भविष्य की नौकरियों पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ जॉब्स को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का शेपिंग टुमारोज वर्कफोर्स, ड्राइविंग ग्रोथ इन अ डायनामिक वर्ल्ड। एक और देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आर्ट ऑफ इंडिया 2025 एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है विजुअल आर्ट्स गैलरी इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इनहेंस एजुकेशन इन मेघालय? विश्व बैंक ने मेघालय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है $35 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने $35 मिलियन के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है मेघालय में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, खास करके जो स्टेट के यूथ हैं उनको और जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको एजुकेशन देने के लिए। प्रोजेक्ट का नाम है एम्पावर, यानी कि मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस। लगभग 5 लाख जो एडोलसेंट्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। Which institution has partnered with the Reserve Bank Innovation Hub to launch the Sonari Tech Sprint 3.0 program? Sonari Tech Sprint 3.0 कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है IIM अहमदाबाद।
तो इनोवेशन आर्म जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका नाम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसने IIM अहमदाबाद का जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर है IIMA वेंचर्स, इसके साथ मिलकर सोनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ताकि फिनटेक स्टार्टअप्स को एक जो है मार्गदर्शन दिया जा सके, किस तरह से उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है बढ़ाया जाए आगे। तो RBI का जो सोनारी प्रोग्राम है, ये महिलाओं को फाइनेंस एक्सेस के लिए लॉन्च किया गया था। 556 मिलियन वुमेन को जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम के जरिए, किस तरह से उन्हें फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड किया जा सके, किस तरह से उन्हें मार्केट प्रोवाइड किया जा सके जो महिला एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उड़ीसा became the 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। तो उड़ीसा 34वां राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है या फिर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था, पर अब वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही उनकी एक स्कीम थी, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ। तो जो ये ABPMJ है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा राज्य में, जो गोप बंधु जन आरोग्य योजना है इसके साथ इंटीग्रेट करके। तो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर एनम का इंश्योरेंस इसमें दिया जा रहा है। एडिशनल 5 लाख रुपए का दिया जाएगा महिला मेंबर्स को। Under the cashless treatment scheme, what amount will the government provide for the treatment of road accident victims? कैशलेस इलाज योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार कितनी राशि प्रदान करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 1.5 लाख रुपए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको वित्तीय सहायता फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 7 दिन के लिए यदि 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है उसको बियर करेगा, गवर्नमेंट देगी उसको। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा इस एक्सीडेंट के बारे में। साथ ही 2 लाख रुपए विक्टिम्स की फैमिलीज को भी दिए जाएंगे यदि उस विक्टिम की डेथ हो जाती है हिट एंड रन केस में, यानी कि कोई मारकर भाग गया। साथ ही गवर्नमेंट ने जो गुड सैमरिटन्स होते हैं, यानी कि जो कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी सूचना देते हैं या फिर उसको बचाते हैं, तो उनको पहले 5,000 रुपये दिया करते थे रिवार्ड के तौर पर, उसको 5 टाइम और बढ़ा दिया है, 5 टाइम्स बढ़ा दिया और 25,000 रुपये दिए जाएंगे। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जनवरी 16। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को अप्रिशिएट और प्रमोट करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी है, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी, ताकि जो बैंक लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में शेड्यूल्ड कास्ट को या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को या फिर महिलाओं को। हिम कवच अ मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हिम कवच एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने हिम कवच, जो कि एक मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए, इसको लॉन्च किया है। ये जो इनोवेटिव क्लोथिंग सिस्टम है इसने सभी ट्रायल्स को पास कर लिया है एक्चुअल ऑपरेशनल कंडीशन में, यानी कि जो कोल्ड वेदर कंडीशन में, और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है कोल्ड वेदर में, खास करके अगर हिमालयन रीजन में जो हमारी सेना तैनात रहती है। वेयर वॉज द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ नाग मार्क 2 कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पोखरण फील्ड रेंज, राजस्थान। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडिया की इंडिजीनियस एंटी टैंक मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया है पोखरण फील्ड रेंज, राजस्थान में। ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड, भारत में ही डेवलप है, 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और DRDO द्वारा इसे भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत डेवलप किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम ने जो है अपनी फायरिंग रेंज को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को, और इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक की है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी फेज 4 यानी कि नीट 4.0। निम्नलिखित में से किसने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन चरण 4 लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है AICTE। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इन्होंने 4th फेज लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का, जिसे नीट 4.0 बोलते हैं। तो 22 एडटेक कंपनीज ने MOUs यहाँ पर साइन किए हैं AICTE के लिए 40 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मतलब बच्चों के लिए या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई प्रोडक्ट बना दिया, एजुकेशन से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, जिससे क्विक लर्निंग हो सके या इजी हो सके उनके लिए पढ़ना। चेयरमैन AICTE के प्रोफेसर TG सीताराम हैं। US बेस्ड अल्ट्रा मैरीटाइम एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू को प्रोड्यूस विच डिफेंस प्रोडक्ट। अमेरिका स्थित अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किस रक्षा उत्पाद के सह उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है सोनो बॉयस। US बेस्ड अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत का जो डिफेंस PSU है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ये दोनों मिलकर सोनो बॉयस को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों मिलकर इसको प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो सोनो बॉयस है इनको अंडर वाटर मूवमेंट जो होती है सबमरीन्स की, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे ये विशाखापट्टनम में, 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। इंडियन नेवी ऑपरेट करती है 12 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट से इनको ड्रॉप किया जाता है सी में, ताकि जांचा जा सके कि कोई सबमरीन तो आसपास नहीं है। हु ऑफिशियली लॉन्च द किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल। किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर हिमांशु पाठक। किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल जिसे डेवलप किया गया ICR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु और मैनेज किया जा रहा है ICR कृषि विज्ञान केंद्र पठान मिथिला द्वारा। इसको लॉन्च किया गया डॉक्टर हिमांशु पाठक ने, जो कि डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी है ICR के। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये पोर्टल में आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं सीड्स को, प्लांटिंग मटेरियल्स को, बाय प्रोडक्ट्स को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स जो KVKs द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, FPOs द्वारा सपोर्टेड है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी मार्केट एक्सेस में और फेयर प्राइसिंग यहाँ पर प्राप्त होगी। एज पर द वोल्फ सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोल्व्स। भेड़िया जनगणना के अनुसार गुजरात के किस जिले में भेड़ियों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी है भावनगर। देखिए वुल सेंसस हाल ही में कंडक्ट की गई है गुजरात में। तो टोटल पॉपुलेशन इनकी 13 डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, 2217 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं ये, 222 इनकी संख्या है। और भावनगर में सबसे ज़्यादा है, 13 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा भावनगर में 80, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में वुल्फ सेंसस हुई है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो केवल ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एंड नेशनल लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव रहा है। साथ ही वुल्फ एटलस भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरा हैबिटेट के बारे में जानकारी दी गई है भेड़ियों की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड द ग्रीन लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ ग्रीन लोन समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन लोन एग्रीमेंट साइन किया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। और इसके तहत जापानीज़ येन में लोन दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू $200 मिलियन की इक्विवेलेंट रहने वाली है। और इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी रहेगा $150 मिलियन का, यानी कि 200 मिलियन का लोन रहेगा किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। अगर संभावना हुई कि पैसा और लगना है उसमें तो $150 मिलियन और अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ग्रीन शू ऑप्शन का। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है REMCL। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड राइट्स का। तो इसका मकसद है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं
जो REMCL द्वारा इंडियन रेलवेज के सप्लाई पावर को अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, उनको फाइनेंस करना। तो IRFC विल एक्सप्लोर फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर थर्मल, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अंडर अ कैप्टिव मॉडल थ्रू जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग इंडियन रेलवेज एंड अदर एंटिटीज। SEBI has eased settlement norms for brokerage accounts inactive for how many days? SEBI ने कितने दिनों से निष्क्रिय ब्रोकरेज खातों के लिए निपटान मानदंडों को सरल कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 30। SEBI ने क्या किया है, जो ब्रोकरेज अकाउंट इनएक्टिव रहते हैं 30 दिन तक, तो उनके सेटलमेंट को आसान कर दिया है। और अब जो है ये फंड वापस कब किया जाएगा? नेक्स्ट शेड्यूल मंथली सेटलमेंट डेट को। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। पहले तो ये है पूरा, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई ब्रोकरेज फर्म है, मान लीजिए ग्रो है या फिर जीरोधा है, ठीक है। तो उनकी ऐप में कोई क्लाइंट है, उसका फंड पड़ा हुआ है, क्रेडिट पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का। ग्रो ने देखा कि 30 दिन से इनएक्टिव है वो अकाउंट। तो अब तक क्या सिचुएशन थी, 30 दिन तक इनएक्टिव देखा ग्रो ने, इनएक्टिव है, तो अगले 3 दिन के अंदर उसको फंड वापस करना होता था, क्योंकि वो लॉक रहता है फंड, ठीक है। तो अगले 3 दिन के अंदर जो उस कस्टमर का पैसा है वो देना पड़ता था, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता था और काफ़ी हैसल भी रहता था इसमें, जो ब्रोकरेज फर्म है उनके लिए। तो अब SEBI ने क्या किया है कि अगली सेटलमेंट डेट तक आप पैसा वापस दे सकते हैं। मान लीजिए 30 दिन तक इनएक्टिव पाया गया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगले 3 दिन में तुम्हें जो है वापस देना है। अब तुम नेक्स्ट सेटलमेंट डेट, अब सेटलमेंट डेट जो भी हो सकती है, जो भी पहले एग्री किया हो, वो अगले महीने की 20 तारीख भी हो सकती है, 30 तारीख भी हो सकती है, उस तक दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज फर्म के लिए ईजी हो गया है। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लिखा है ना। सेकंड पैराग्राफ देखिए, प्रीवियसली ब्रोकर्स वर रिक्वायर्ड टू रिटर्न फंड्स विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ आइडेंटिफाइंग इनएक्टिविटी, ठीक है। अब क्या हुआ है, इफ क्लाइंट हैज़ नॉट ट्रेडेड इन 30 कैलेंडर डेज एंड होल्ड अ क्रेडिट बैलेंस, देयर फंड विल नाउ बी सेटल्ड ऑन द अपकमिंग मंथली सेटलमेंट डेट। तो जो भी अपकमिंग सेटलमेंट डेट होगी, जो कि जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से जो भी सेटलमेंट डेट होती होगी, जो कस्टमर के साथ उन्होंने एग्री किया होगा, उसको दिया जाएगा। Coal India Limited signed an MOU with which organization for the development of critical minerals? Coal India Limited ने किस संगठन के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के विकास पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन है IREL। देखिए जो समझाने वाली बातें होती है ना, मैं आपको समझाता हूँ, आपने देखा भी अगर आप डेली पढ़ते हैं मेरे साथ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, केवल ऐसे ही नहीं, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। और जो मुझे लगता है कि समझाने या फिर आपके काम की चीज़ नहीं है समझाने, तो उसको मैं ऐसे ही फिर इंग्लिश में पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। कई बार कमेंट भी आते हैं एस्पिरेंट के कि सर आप कभी कभी इंग्लिश में ही पढ़ के बस चले जाते हो। तो वो लैंग्वेज बनाने के लिए मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराने पड़ते हैं 2-3 पैराग्राफ, ताकि एक क्वेश्चन का एक बेस बने कि हाँ इस तरह से पूरी जानकारी है। बल्कि पढ़ना आपको उसमें केवल थोड़ा बहुत ही होता है, पर यहाँ पर समझाना जरूरी था आपको, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज ही बन सके किस तरह से कार्य होता है। चलिए इसका आंसर IREL है। कोल इंडिया लिमिटेड और IREL लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स में कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक चीज़ नहीं है, केवल आपको बस ये पहली लाइन याद करनी है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने IREL लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपके काम का नहीं है, पर क्वेश्चन का बेस बनाने के लिए कि भाई इसमें ये जानकारी भी है, तो ये देना पड़ता है मेरी ओर से। MOU aims to promote the development of mutually agreed assets of critical minerals including mineral sands and rare earth element, Coal India informed boards। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन का बेस मतलब मैं केवल इतना ही करके चला जाऊँ तो फिर वो बात नहीं रहती आंसर में ना, एक्सप्लेनेशन में। टाटा एलेक्सी हैज़ एन इनिशियल पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांस एयर मोबिलिटी। टाटा एलेक्सी ने उन्नत वायु गतिशीलता के लिए किस गठबंधन के साथ प्रारंभिक समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है CSIR NAL। ग्लोबल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर टाटा एलेक्सी, इन्होंने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL के साथ एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का जो मार्केट है उसको इवॉल्व करने के लिए, अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए। द पार्टनरशिप कंबाइंस NAL's डीप एरोनॉटिकल एक्सपर्टीज़। NAL आप सभी जानते हैं एरोनॉटिकल में माहिर है, और टाटा एलेक्सी की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है इलेक्ट्रिफिकेशन में, AIML सेंसर फ्यूजन में, सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, तो ये दोनों मिलकर जो UAV होते हैं तो उनके लिए इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं,
इसलिए इन्होंने MOU साइन किया है। मतलब इंडियन मार्केट में उतरना चाहते हैं UAV के लिए। ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया एंड नॉर्वेज H2C and Norway's H2 carrier have signed MOU to accelerate the development and deployment of green hydrogen and ammonia projects in which countries? ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया और नॉर्वे के H2 कैरियर ने किन देशों में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया जो कि डेवलपर है ग्रीन हाइड्रोजन की, इन्होंने MOU साइन किया है नॉर्वे बेस्ड H2 कैरियर के साथ। अमोनिया प्रोडक्शन करती है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन करती है। तो इन दोनों की पार्टनरशिप का मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट्स को चालू करना भारत और श्रीलंका में। हाउ मच फाइनेंसिंग डिड GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सिक्योर फ्रॉम इरेडा फॉर इट्स स्मार्ट मीटर्स प्रोजेक्ट? GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए इरेडा से कितना वित्त पोषण प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 21.28 बिलियन रुपीज। GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 21.28 मिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग प्राप्त की है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा से अपने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। बाकी ये जो अब देखेंगे इस प्रोजेक्ट में क्या है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 7.57 मिलियन मीटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश। तो ये सब काम का नहीं है, केवल इतना काम का रहता है। हाउ मेनी न्यू जॉब्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएटेड बाय 2030 एज पर द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025? नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां जनरेट होने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 170 मिलियन। देखिए फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। इन्होंने कहा है कि 2030 तक जो जॉब्स हैं 22% जॉब्स में डिसरप्शन देखने के लिए मिलेगा, चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, 92 मिलियन डिस्प्लेस हो जाएंगी, यानी कि टोटल नेट देखें तो 78 मिलियन जॉब्स में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। इनमें कहा है कि स्किल गैप जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर रहने वाला है और 40% ऑफ स्किल्स 40% ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड ऑन द जॉब सेट टू चेंज, यानी कि आज जो स्किल्स रिक्वायर है किसी जॉब के लिए तो 40% ऑफ स्किल्स जो है चेंज हो जाएंगे 2030 तक। 63% जो एम्प्लॉयड्स हैं, ठीक है, उन्हें बैरियर फेस करना पड़ेगा स्किल लैक के कारण। टेक्नोलॉजी स्किल्स इन AI, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इनमें रैपिड ग्रोथ देखने की मिलेगी, इनकी डिमांड काफ़ी रहेगी। लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स है जैसे क्रिएटिंग थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये क्रिटिकल रहेगा। बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये टॉप 3 जॉब रोल्स रहने वाले हैं 2030 तक। और पोस्टल सर्विस क्लर्क, बैंक टेलर्स एंड रिलेटेड क्लर्क्स एंड डेटा एंट्री क्लर्क, इनका स्कोप बहुत कम हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ये 5th एडिशन है और इसमें लगभग 1000 कंपनी से डेटा लिया गया है, 22 इंडस्ट्रीज, 55 इकोनॉमीज से। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द पटना हाई कोर्ट? पटना उच्च न्यायालय से नवनियुक्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, इन्हें नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट में जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इन्हें अपने ऑफिस की शपथ दिलाई है। आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ है 34 जजेस की, वो कंप्लीट हो गई है। साथ ही गवर्नमेंट ने जो चीफ जस्टिस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। वहीं आलोक अराधे जो कि चीफ जस्टिस रहे तेलंगाना हाई कोर्ट के, इन्हें अब बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। विच 2 बीचेस इन केरला वर रिसेंटली ग्रांटेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? हाल ही में केरल के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कप्पड़ बीच एंड चल बीच। कप्पड़ बीच कोझिकोड और चल बीच कन्नूर, दोनों ही केरल में हैं। इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE डेनमार्क के द्वारा। तो 33 काफ़ी सख्त क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें जो है जिनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है। 1985 में
ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी फ्रांस से, और भारत में जो पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है ये चंद्रभागा बीच है उड़ीसा में। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड लोकेटेड? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, निजामाबाद, तेलंगाना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को इनोग्रेट किया है। इसके फर्स्ट चेयरमैन बनाए हैं पल्ले गंगा रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर्स रहने वाला है निजामाबाद, तेलंगाना में। टर्मरिक से संबंधित आपको कुछ जानकारी जाननी चाहिए। इसे गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। 2023-24 की बात करें तो ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन भारत ने किया था। भारत में 30 वैरायटीज़ टर्मरिक की प्रोड्यूस की जाती हैं। भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 62% से ज़्यादा शेयर भारत का है अगर हम टर्मरिक की बात करें। What is the theme of this year's National Road Safety Week 11 to 17 जनवरी? इस वर्ष के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बी अ रोड सेफ्टी हीरो। नेशनल रोड सेफ्टी वीक, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हर साल 11 से 17 जनवरी के बीच में होता है रोड सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करने के लिए। इस साल का थीम है बी अ रोड सेफ्टी हीरो। विच स्पोर्ट्स ब्रांड हैज अपॉइंटेड पीवी सिंधु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? पीवी सिंधु को किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, प्यूमा। तो स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने बैडमिंटन स्टार भारत की पीवी सिंधु, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और कई स्टोर्स पर देखने के लिए मिला कि इन्होंने अपने नाम को प्यूमा से बदलकर पीवी माँ, ठीक है, यू के बदले वी लिख दिया था। तो ये जेस्चर था, ये सिंधु को ऑन बोर्ड करने के लिए इन्होंने किया था कुछ स्टोर्स में। और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। पोको इंडिया, इन्होंने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, इन्होंने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मैट्रीमोनी.com, जो कि इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन मैच मेकिंग कंपनी है, इन्होंने एक्टर अनिल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हु वॉन स्पेनिश सुपर कप 2025? स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, बार्सिलोना। स्पेनिश सुपर कप ये स्पेनिश फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है और 4 टीम्स द्वारा खेला जाता है 2020 के बाद से, जो कोपा डेल रे और ला लीगा, इन टूर्नामेंट जो विनर्स रहते हैं और जो रनर्स अप रहते हैं उनके बीच में। तो बार्सिलोना ने इस बार रियल मैड्रिड को हराकर 2025 का स्पेनिश सुपर कप जीत लिया है। कहाँ हुआ ये? जेद्दा, सऊदी अरब में। और बार्सिलोना ही शायद सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस स्पेनिश सुपर कप की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको का। नालको का हेडक्वार्टर्स भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कई बार पूछा जाता है नालको, बाल्को, हिंडाल्को, इसलिए मैं आपको बता दूं हिंडाल्को का हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है, और बाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो ये 3 पूछ ले जाते हैं, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, और मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जाते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम? किस बैंक ने चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इन्होंने एक नई स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आईडीबीआई चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी। तो 80 या 80 से ऊपर की एज के जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए इससे लॉन्च किया गया। 555 दिन की ये स्कीम है। इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.05% पर एनम का। The insurance plan for the महाकुंभ मेला by PhonePe was developed in collaboration with which insurance company? PhonePe द्वारा महाकुंभ मेले के लिए बीमा योजना किस बीमा कंपनी के सहयोग से शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो PhonePe ने एक इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस किया है जो कि उन ट्रैवलर्स के लिए है जो कि महाकुंभ मेला में जा रहे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 से 26
फरवरी के, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में। तो ये फ़ोनपे ने जो इंश्योरेंस प्लान है इसको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर डेवलप किया है। 2 वेरिएंट्स में आता है। एक तो 59 रुपये पर ट्रैवलर का प्लान है जो ट्रेन से जा रहे हैं या फिर बसेस से जा रहे हैं। दूसरा है 99 रुपये का जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट से जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी में सब कुछ कवर है, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर कंसल्टेशंस, ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, और पर्सनल एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, ट्रिप कैंसिलेशन, मिस्ड कनेक्टिंग फ्लाइट्स और रिपैट्रिएशन ऑफ रिमेन्स सभी है इसमें। Which state government has introduced the पार्थ स्कीम टू प्रिपेयर यूथ फॉर डिफेंस एंड पुलिस कैरियर्स? किस राज्य सरकार ने युवाओं को रक्षा और पुलिस कैरियर के लिए तैयार करने के लिए पार्थ योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम यूथ के लिए लॉन्च की है जो इंडियन आर्मी, पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैरियर बनाना चाहते हैं, और इस स्कीम का नाम है पार्थ यानी कि पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो इस पार्थ स्कीम का मकसद है नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को प्रोवाइड कराना। इसके जरिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग गवर्नमेंट की ओर से यूथ को प्रोवाइड की जाएगी, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। तो याद रखिएगा पार्थ स्कीम। विद विच कंपनी हैज़ पिक्सल साइंड एन MOU टू सप्लाई हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा इन कोरिया? कोरिया में हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह डेटा की आपूर्ति के लिए पिक्सल ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है SIIS को। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है पिक्सल। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SIIS को के साथ, ठीक है, ताकि कोरिया में, कोरिया जब लिखा हो तो इसका मतलब साउथ कोरिया से मतलब है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा सप्लाई करने के लिए। द एग्रीमेंट विल सी द स्टार्टअप डिलीवर हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टू इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। Which company has launched India's first exchange traded fund focused on the railway sector? किस कंपनी ने रेलवे क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रो म्यूचुअल फंड। ETF के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूछा भी गया बैंक के एग्जाम में, याद रखिएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया जो कि रेलवे सेक्टर से संबंधित है। इसका नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU ETF। साथ ही इन्होंने ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। DSP म्यूचुअल फंड ने जो है फर्स्ट BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF लॉन्च किया है, और इसका मकसद क्या है? इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि जो BSE सेंसेक्स में जो कंपनीज़ हैं उनके अलावा जो 30 लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी वो इन्वेस्ट कर सकें। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। स्ट्रेटा, इसे ऑफिशियल लाइसेंस प्राप्त हो गया है मार्केट्स रेगुलेटर SEBI से कि अपना स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SM REIT को लॉन्च कर सकता है, और इस SM REIT का नाम होगा स्ट्रेटा SM REIT। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल क्लाउड टू लॉन्च अ जेमिनी पावर्ड ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर? किस राज्य सरकार ने कृषि के लिए जेमिनी संचालित ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो फार्मर्स को वन स्टॉप एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनमें एडवाइजरी सर्विसेज, क्रेडिट, मैकेनाइजेशन, मार्केट लिंकेज फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस, इन सभी को डिजिटली प्रोवाइड कराने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल क्लाउड के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके जरिए एक जेमिनी पावर्ड बैकन इनेबल्ड ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया जाएगा। तो गूगल का जो ये जेमिनी एजेंटिक फ्रेमवर्क है, इसके जरिए अगर फार्मर्स इसको ज्वाइन करते हैं तो वॉइस कमांड के जरिए अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जो भी बोलते हैं वो उसके जरिए कई तरह की हेल्प यहाँ पर उन्हें मिल सकती है, जैसे कि ऊपर लगाया एडवाइजरी सर्विसेज, क्रेडिट संबंधित, मैकेनाइजेशन संबंधित, अपने प्रोड्यूस को सेल करने से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड और इसका जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है ये तो माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड जापान, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत 14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के इन्वेस्टमेंट के साथ भारत का फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में सेटअप की जाएगी। द proposed facility will focus on manufacturing silicon carbide chips, contributing to India's technological advancement and sustainability goals.
अच्छा, आंध्र प्रदेश संबंधित एक और करंट अफेयर हमने हाल ही में पढ़ा था, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए आंध्र प्रदेश और सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस, इन्होंने एमओयू साइन किया है और हमारे देश का पहला स्किल सेंसस प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। इन्फोसिस विल प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय जनरेटिव एआई फॉर प्री वैलिडेशन ऑफ कैंडिडेट्स स्किल्स एज पार्ट ऑफ द स्किल सेंसस इनिशिएटिव विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। In the fintech sector, India ranked third globally in terms of funding received in 2024. Which country is ranked higher than India? फिनटेक क्षेत्र में भारत 2024 में प्राप्त फंडिंग के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। कौन से देश भारत से ऊपर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूएस एंड यूके। तो ट्रांजैक्शंस एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ग्लोबली तीसरे नंबर पर है अगर हम फिनटेक सेगमेंट में फंडिंग प्राप्त करने से के बारे में बात करें, यानी कि जो फिनटेक सेक्टर है उसमें फंडिंग किस देश को कितनी प्राप्त हुई है उस मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। हालांकि डिक्लाइन देखने को मिला है 2024 में फिनटेक सेक्टर में जो फंडिंग हुई है, फिर भी हमने 1.9 बिलियन यूएस डॉलर रेस किए हैं फिनटेक सेक्टर में। तो 2023 में 2.8 बिलियन यूएस डॉलर हमने रेस किए थे, तो 33% का डिक्रीज देखने के लिए मिला है। तो भारत इस मामले में फिनटेक सेक्टर में फंडिंग रिसीव करने मामले में तीसरे नंबर पर है। शुरुआत के 2 नंबर पर यूएस एंड यूके है। हाईएस्ट फंडिंग 805 बिलियन यूएस डॉलर की 2024 में रिसीव हुई है सेक्टर को थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, जो थर्ड क्वार्टर रहा है, जो कि पूरे साल भर का 61% है। बेंगलुरु टॉप पर है अगर हम फिनटेक फंडिंग की बात करें, उसके बाद फिर मुंबई आता है, फिर दिल्ली आता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो पीक, एक्सबी पार्टनर्स, लेट्स वेंचर, वाई कॉम्बिनेटर, ये सब टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं फंडिंग के मामले में। इंडिया बिकेम द थर्ड टीम इन विमेंस ओडीआई क्रिकेट टू पोस्ट टोटल ऑफ ओवर 400 रन्स इन एन इनिंग्स विच टू अदर टीम्स हैव अचीव्ड दिस फीट। भारत महिला वनडे क्रिकेट में एक पारी में 400 से अधिक रन बनाने वाली तीसरी टीम बन गई है। किन अन्य 2 टीमों ने यह उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारत केवल तीसरी टीम बनी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जिन्होंने 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो भारत ने ये अचीवमेंट प्राप्त की है आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए। भारत ने 435 पर 5 विकेट का स्कोर बनाया राजकोट में। प्रीवियस रिकॉर्ड भी भारत ने कुछ ही मैच पहले बनाया था 370 का, 3 दिन पहले बनाया था, तो उसको तोड़ के 435 बनाए हैं। 435 फोर्थ हाईएस्ट टोटल भी है महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का। सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड ने बनाया था हाईएस्ट टोटल महिला इंटरनेशनल क्रिकेट का 491 आयरलैंड के खिलाफ ही 2018। तो आयरलैंड कह सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनवाने के लिए खेलता है और ये हाईएस्ट टोटल भी है ओडीआई क्रिकेट में भारत की ओर से, चाहे आप महिला की टीम का लें या फिर आप पुरुष की टीम का लें। ठीक है, पुरुष की टीम का 418 था, तो अगर हम ओवरऑल क्रिकेट की बात करें भारत की ओर से तो ये हाईएस्ट टोटल भी बन गया है 435 का। भारत की जो मेंस टीम ने 418 बनाए थे 2011 में। कैप्टन स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बनाई है किसी भी महिला भारतीय बैट्समैन के द्वारा। इन्होंने 100 रन बनाए केवल 70 बॉलों पर। इससे पहले रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के पास था जिन्होंने 87 बॉलों पर अपनी सेंचुरी बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंगलुरु में लास्ट ईयर। Who will be the chief guest at India's 76th Republic Day celebrations this year? इस वर्ष भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है प्राबोवो सुबियांतो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो ये भारत की यात्रा करेंगे 25-26 जनवरी 2025 में। और प्रेसिडेंट प्राबोवो इस साल के चीफ गेस्ट भी रहेंगे जो हमारा 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उस दौरान। और ये इस तरह से 4th इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बन जाएंगे जो हमारी रिपब्लिक डे पर गेस्ट रहे हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था 1950 में, वहाँ पर जो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया के ही थे, वहाँ के प्रेसिडेंट सुकार्नो। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। वेयर वर INS नीलगिरी, INS सूरत एंड INS बख्शीर कमीशनड। INS नीलगिरी, INS सूरत और INS बख्शीर को कहाँ कमीशन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है नवल डॉकयार्ड, मुंबई। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 INS को, INS नीलगिरी, INS बख्शीर और INS सूरत को इंडियन नेवी में एक साथ कमीशन किया गया है नवल डॉकयार्ड, मुंबई में।
तो एक एक करके इनकी विशेषताएं देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। INS नीलगिरी की बात करें तो इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। इससे पहले शिवालिक क्लास हुआ करती थी या फिर प्रोजेक्ट 17 हुआ करता था, तो उसका एडवांस लेवल है नीलगिरी क्लास। और 7 इस तरह के INS बन रहे हैं, इस तरह के वेसल्स बन रहे हैं, इस तरह के फ्रेगेट्स बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट 17A के तहत। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इनको बनाया जा रहा है। INS सूरत की अगर हम बात करते हैं तो INS सूरत 4th एंड फाइनल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के तहत। इससे पहले INS विशाखापट्टनम बन चुका है, INS मुर्मुगांव बन चुका है, INS इम्फाल बन चुका है। इन्हें पिछले 3 सालों में कमीशन किया जा चुका है। INS सूरत इंडियन नेवी का फर्स्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वारशिप है। इसको डिज़ाइन किया गया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। ये जो 4 शिप्स हैं इस प्रोजेक्ट 15B के तहत, इन्हें मेजर सिटी इसके नाम पर बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं INS सूरत, INS विशाखापट्टनम, INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल। INS बख्शीर की बात करें तो ये 6th एंड फाइनल सबमरीन है, कलवरी क्लास के तहत बिल्ड किया गया है प्रोजेक्ट 1775 के तहत। जो कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन है इसका जो डिज़ाइन है ये स्कॉर्पियन क्लास पर ही आधारित है, जिसे डिज़ाइन किया गया फ्रेंच डिफेंस कंपनी नवल ग्रुप के द्वारा और स्पेनिश स्टेट और एंटिटी नवेंसिया के द्वारा। बख्शीर का नाम कहाँ से आए? ये एक सैंड फिश है जो इंडियन ओशन में पाई जाती है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स गान नगाई फेस्टिवल? गान नगाई उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। गान नगाई जो एनुअल फेस्टिवल है जेलियांगरोंग कम्युनिटी का, ये स्टार्ट हुआ है मणिपुर में। तो ये फेस्टिवल इस चीज़ को दर्शाता है कि जो पुराना साल है वो चला गया है और अब हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। अदर फेस्टिवल्स देख लेते हैं मणिपुर के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। लुई नगाई नी, याओसांग, चिराओबा जो मणिपुरी न्यू ईयर है, कांग जो रथ यात्रा होती है मणिपुर की, हेकरू हितोंगबा बोट रेस, कूद फेस्टिवल और छुम्पा। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य यहाँ के जो फेस्टिवल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इन्हें। वेयर वॉज द भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड? भार्गवास्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंजेस। देखिए भारत ने सक्सेसफुली फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है ताकि जो स्वार्म ड्रोन्स का जो थ्रेट है, जो खतरा है, उससे पार पाया जा सके। स्वार्म ड्रोन्स मतलब कई सारे ड्रोन्स को एक साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अटैक के लिए, ठीक है, और उनको ऑपरेट किया जा रहा है केवल एक ही सिस्टम के साथ। मतलब एक ही सिस्टम आपको चाहिए इतने सारे ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह का जो अटैक होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसके लिए भारत ने माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया। इसका नाम है भार्गवास्त्र। ये मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसको गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंजेस उड़ीसा में टेस्ट किया गया है और 2.5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को इसने जो है एंड किया, मतलब डिस्ट्रॉय किया और अपनी कैपेबिलिटीज़ ने दिखाई है। इसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि सब्सिडरी है सोलर ग्रुप की। ये सिस्टम साइमल्टेनियसली फायर कर सकता है 64 से ज़्यादा माइक्रो मिसाइल्स ताकि इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। स्वार्म का मतलब स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन कन्फर्ड सिंगापुर्स ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। उस भारतीय का नाम बताइए सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है तरुण दास। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर थर्मन शंमुगारत्नम, इन्हें हाईएस्ट ऑनर दिया गया है सिंगापुर का। माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर जो है इन्होंने हाईएस्ट ऑनर दिया है सिंगापुर का तरुण दास को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के। तो इनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है नॉन सिंगापुरियन होते हुए सिंगापुर की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। दास इस तरह से सेकंड इंडियन माने जाते हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है या फिर ये सम्मान दिया गया है। इनसे पहले रतन टाटा जी को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। इस अवार्ड की स्थापना 2003 में हुई थी। According to a CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल 25? CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%।
इंडिया की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है, ये जीडीपी ग्रोथ है, ये 6.7% रहेगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, ऐसा क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ये 5.2% रहा दिसंबर में, 5.5% नवंबर में रहा था। फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ा ईज़ हुई है, यानी कि थोड़ा नरम पड़ी है, 8.4% रही, जबकि पहले 9% थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ये नवंबर में बढ़ा है, 5.2% रहा, अक्टूबर में 3.7% था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट से उन्होंने भी कहा है कि जो GDP ग्रोथ है करंट फिस्कल में ये 6.4% रहेगी, पिछले साल 8.2% थी। What is the name of the joint exercise conducted by Indian Army and the Indian Air Force? भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, डेविल स्ट्राइक। इंडियन आर्म फोर्सेस इन्होंने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हाल ही में कंडक्ट की है, जो कि जॉइंट एक्सरसाइज थी एयरबोर्न सोल्जर्स जो इंडियन आर्मी में है और इंडियन एयरफोर्स में इनके द्वारा। द एक्सरसाइज अकर्ड एट द training areas and firing ranges, validating critical tools and enhancing operational readiness in a challenging environment. When will the term of the 7th Pay Commission conclude? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, December 31, 2025। देखिए 7th पे कमीशन का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है, मतलब 1 साल है अभी। उससे पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 8th पे कमीशन को भी सेटअप करेंगे 2026 में, जिसके चेयरमैन होंगे और जो 2 मेंबर्स होंगे इस कमीशन के, उनको जल्दी अपॉइंट किया जाएगा। 7th पे कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में और इसका टर्म कंक्लूड होगा December 31, 2025 में। जो पे कमीशन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर एक डेकेड में आप कह सकते हैं सेटअप किया जाता है, ताकि सैलरी स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉयज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का, वो रिवाइज किया जा सके, उनकी जो पेंशन पेमेंट्स है उसको भी डिटरमाइन किया जा सके। 1947 से इस 7 पे कमीशन अब तक इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होता है इस कमीशन का और 18 मंथ्स इसको मिलते हैं अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। फर्स्ट पे कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1946 में। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1947 को दी थी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इसकी चेयरमैनशिप की थी श्रीनिवासा वरादाचर्यर के द्वारा। जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन है ये इम्प्लीमेंट की गई जनवरी 2016 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा। 4th, 5th एंड 6th पे कमीशन का भी जो है 10 साल का टर्म था, वो इनकी रिकमेंडेशन के कारण जो सैलरी हाइक हुई है वो 14% तक की हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। वेयर इज द अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, नेपाल। आपको जानना चाहिए कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा, इसने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये सभी मिलकर 900 मेगावाट का अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे नेपाल में। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट लेज आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अंडर अ बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल विद 25-year प्रोजेक्ट टर्म फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। 25 साल का प्रोजेक्ट टर्म रहने वाला है। The year 2025 marks how many years of diplomatic relations between India and Singapore? वर्ष 2025 भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 60 years। देखिए जो 2025 साल है इसमें हम 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंगापुर और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट की। इसी को कमेमोरेट करने के लिए प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर थर्मन शंमुगारत्नम इन्होंने एक जॉइंट लोगो भी अनवील किया है नई दिल्ली में। अच्छा, इस लोगो में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? कलर्स लिए गए हैं इंडियन और सिंगापुरियन नेशनल फ्लैग से, जैसे लोटस लिया गया है हमारे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया से, ऑर्चिड लिया गया है नेशनल फ्लावर ऑफ सिंगापुर से, और 60 नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है 60th एनिवर्सरी दर्शाने के लिए। ओवरऑल जो लोग है उसमें लिखा है इंडिया सिंगापुर 60 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटस और ऑर्चिड। इसरोज स्पेस डॉकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन मेक्स इंडिया विच नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट? इसरो के अंतरिक्ष डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, 4th। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग
या फिर आप कह सकते हैं 2 फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स को ज्वाइन कराना स्पेस में, इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसको सक्सेसफुली अचीव किया है। तो 2 स्मॉल 220 kg सैटेलाइट्स को 3 मीटर की डिस्टेंस तक लाया गया एक साथ एक ही ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद जो उनका रिंग है उसको भी ज्वाइन किया गया एक दूसरे के साथ, रिट्रैक्ट किया गया और स्पेस में उन्हें लॉक किया गया। साथ ही इसरो ने कमांड्स भी दी दोनों सैटेलाइट्स को एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट मानकर दोनों को सिंगल कमांड दी गई है। तो ये जो सक्सेसफुल डॉकिंग है ये अचीव करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ये कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। डॉकिंग क्या एक प्रोसेस है जहाँ पर 2 फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट को पास लाया जाता है सेम ऑर्बिट में, उनको एक दूसरे काफ़ी क्लोज लाया जाता है और मैनुअली कह सकते हैं या फिर ऑटोनोमसली कह सकते हैं, और उनको फिर फाइनली एक साथ ज्वाइन किया जाता है उनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये कैपेबिलिटी उन मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है जहाँ पर हैवी स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिंगल लॉन्च व्हीकल कैपेबल ना हो हैवी पेलोड्स को ले जाने के लिए या हैवी स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए। तो आप सभी जानते हैं ये जो डॉकिंग सिस्टम है इसकी ज़रूरत इसरो को आगे पड़ सकती है। जैसे स्पेस स्टेशन हम सेटअप कर रहे हैं 2035 में, ह्यूमंस को हम भेज रहे हैं मून पर 2040 में। तो इसमें किस तरह से कार्य किया गया देखिए, एक तो SDX-01 जिसे चेजर सैटेलाइट कह सकते हैं, इसे क्लोज लाया गया टारगेट सैटेलाइट के। टारगेट सैटेलाइट क्या है? SDX-02। तो ये दोनों काफ़ी पास आई, इनकी पोजीशन 5 किलोमीटर भी रही एक दूसरे से, 1.5 किलोमीटर भी रही, 500 मीटर भी रही, 225 मीटर भी रही, 15 मीटर भी रही और 3 मीटर भी रही। उसके बाद इन्हें ज्वाइन कर दिया गया टुगेदर। वंस दैट इज कंप्लीट इसरो विल डिमॉन्स्ट्रेट अनडॉकिंग। अब अनडॉकिंग भी इनकी की जाएगी, इनको अलग भी किया जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट किए जाएंगे। Where has the Union Cabinet approved the establishment of the third launch pad for ISRO? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ मंजूर की है? सही आंसर ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। यूनियन कैबिनेट ने सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो इसरो का सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर थर्ड लॉन्च पैड इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी है। टोटल फंड रिक्वायरमेंट इसके लिए 3,984.86 करोड़ रुपये का रहेगा। अगर हम आज तक की बात करें तो इंडियन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये कम्प्लीटली 2 लॉन्च पैड पर डिपेंड है। पहला लॉन्च पैड है और एक तो है फर्स्ट लॉन्च पैड FLP और दूसरा है सेकंड लॉन्च पैड यानी कि SLP। तो जो FLP है इसको 30 साल पहले बनाया गया था PSLVs के लिए, और अभी भी ये PSLV SSLV को लॉन्च करने के लिए सपोर्ट देता है। SLV सेकंड लॉन्च पैड की बात करें तो इसे GSLV और LVM-3 के लिए बनाया गया है। Who organized the inaugural edition of the कोची डायलॉग 2025? कोची डायलॉग 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च। कोची डायलॉग 2025 का जो इनॉग्रल एडिशन है ये ऑर्गेनाइज किया गया कोची केरल में, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च जो कि कोची बेस्ड थिंक टैंक है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गल्फ रीजन से भारत के जो रिलेशन है उसको दर्शाता है ये कोची डायलॉग। थीम रहा इसका इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी इन एक्शन, पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। अकॉर्डिंग टू PSDCCI, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च? PSDCCI के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.8%। इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 4th लार्जेस्ट बन जाएगी वर्ल्ड में 2026 तक। जापान को हम पीछे छोड़ देंगे, ऐसा कहा इंडस्ट्री बॉडी PSDCCI ने। साथ ही इन्होंने हमारे देश की GDP बताया कि 6.8% से ग्रो करेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च को एंड हो रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.7% रहेगी। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी है भारत में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑथराइज्ड है, ये ऑथराइजेशन प्राप्त है इसको कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर एक्सपोर्ट इशू कर सकती है और वीज़ाज के लिए रिकमेंडेशन इशू कर सकती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हु इनोग्रेट द 405 फीट सुमेरु पर्वत एट नवग्रह तीर्थ क्षेत्र? नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में 405 फीट के सुमेरु पर्वत का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 405 फीट की सुमेरु पर्वत को इनोग्रेट किया है। मस्तक अभिषेक ऑफ भगवान पार्श्वनाथ एंड नवग्रह तीर्थंकर्स के दौरान, जो कि नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर नियर हुबली कर्नाटक में हुआ है। जो ये वरूर श्राइन है ये फेमस है अपने नवग्रह तीर्थ के लिए, जहाँ पर 9 जैन गॉड्स के स्टैचूज़ हैं
और इनमें टोलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड पार्श्वनाथ का 120 फीट पर। हु लॉन्च द प्रभाव फैक्ट बुक एंड द भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन बी पीयूष गोयल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ये स्टार्टअप इंडिया के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसके दौरान लॉन्च किया गया है। इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसने काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इसमें 2024 में कंट्री में 76 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि IPOs लॉन्च हुए। भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी है। 1,59,157 स्टार्टअप्स हैं 15 जनवरी 2025 तक हम बात करें, जबकि 2016 में केवल 500 स्टार्टअप्स थे। प्रभाव फैक्ट बुक यानी कि पावरिंग ऑफ रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स, इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी बताता है 2016 से 2024 के बीच में। With which IIT has C. signed an agreement for the development of an optical transceiver chipset। C. ने ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर चिपसेट के विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. जिसे कहते हैं, ये एक टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे के साथ, जिसके तहत ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट्स को डेवलप किया जाएगा हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स के लिए। यह एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 6G कॉल के तहत। इस प्रोजेक्ट का एम है हाई बैंडविड्थ फ्री स्पेस कोहेरेंट ऑप्टिकल लिंक्स के लिए चिपसेट को डेवलप करना, जो कि कई तरह की एप्लीकेशन में यूज़ होगा, जैसे लास्ट माइल हाई स्पीड टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए रूरल एरियाज़ में, और उन टेरेंस में जहाँ पर डेवलपमेंट या ऑप्टिकल फाइबर्स एक चैलेंज बन जाता है। Which organization has the Ministry of Defense signed a contract with for the supply of medium-range surface-to-air missiles for the Indian Navy? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंडियन नेवी के लिए बनाई जाएंगी। 2960 करोड़ रुपए का इसका बजट है। जो ये MRSAM सिस्टम है, ये एक स्टैंडर्ड फिट ऑन बोर्ड मल्टीपल इंडियन नेवल शिप सिस्टम है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह इनोवेटेड द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पुरातत्व अनुवात्मक संग्रहालय प्रेरणा परिसर और खेल परिसर का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है वडनगर। यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने वडनगर गुजरात में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान, अर्बन रोड डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम वडनगर की अध्यक्षता भी की, उसको देखा है, प्रिसाइड ओवर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जो है अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन ए है विनीत जोशी। विनीत जोशी को सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, विनीत जोशी के बारे में जानेगा। इससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी थे आसाम के, माफ़ कीजिएगा मणिपुर के, और डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, चेयरमैन रह चुके हैं CBSE के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के भी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इन चीज़ों को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक PNB? पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अशोक चंद्र। पंजाब नेशनल बैंक ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है कि ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के तौर पर कार्यरत हो सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए। तो ये याद रखिएगा। इससे पहले क्या थे? कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाल ही में जो अपॉइंट हुए हैं इससे पहले किस पोस्ट पर थे। साथ ही विनोद कुमार जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पंजाब नेशनल बैंक के, ये अब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे इंडियन बैंक के।
तो इन दोनों को क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि पीएनबी में अतुल कुमार गोयल थे एमडी एंड सीईओ, और इंडियन बैंक में एसएल जैन थे, दोनों ही अब रिटायर हो चुके हैं। Who has been appointed as the Ombudsman of the Board of Control for Cricket in India (BCCI)? BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है जस्टिस अरुण मिश्रा। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई को ऑम्बुड्समैन नियुक्त किया गया है। साथ ही बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के तौर पर भी ये कार्यरत रहेंगे। आपको बता दें जो जस्टिस मिश्रा हैं रिटायर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट में थे 7 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2020 तक, और उसके बाद फिर चेयरपर्सन भी बने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। 1 जून 2024 तक इस पद पर भी रहे। शीतांशु कोटक, फॉर्मर सौराष्ट्र प्लेयर, हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू विच रोल? सौराष्ट्र के पूर्व खिलाड़ी शीतांशु कोटक को हाल में किस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है इंडियाज बैटिंग कोच। शीतांशु कोटक ये सौराष्ट्र की ओर से खेलते थे, बैट्समैन रहे हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी जुड़े हैं कई लंबे समय से। इन्हें बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है टीम इंडिया का। हाल ही में इंग्लैंड के साथ अब खेलने वाले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं, उन्हीं दौरों को देखते हुए। इंडिया का जो करंट कोचिंग स्टाफ है इसमें गौतम गंभीर मुख्य कोच हैं, बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल हैं, फील्डिंग कोच टी दिलीप हैं, 2 असिस्टेंट कोचेस भी हैं, अभिषेक नायर और रियान टेन डोशेट। क्रिकेट से संबंधित आपको एक और न्यूज़ जाननी चाहिए। प्रतिका रावल ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने स्कोर किए हैं अगर किसी भी प्लेयर की पहली 6 इनिंग्स की बात करें महिला वनडे इंटरनेशनल में, तो टोटल 444 रन इन्होंने बनाए हैं अपनी 6 इनिंग्स में शुरुआती। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन चार्लोट एडवर्ड्स का, जिन्होंने 434 रन बनाए थे। Who has been given charge of the monetary policy department at RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसे मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है राजेश्वर राव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिप्टी गवर्नर्स के पोर्टफोलियोज हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हाल ही माइकल पात्रा ने जो है मतलब उनका टर्म पूरा हो चुका है डिप्टी गवर्नर के तौर पर। तो जो डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं पहले से ही है ये, इनके पास बैंकिंग रेगुलेशन का चार्ज तो है ही, साथ ही इन्हें मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का भी चार्ज दिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च का भी इन्हें जिम्मा दिया गया है। आरबीआई में आप सब जानते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। डिप्टी गवर्नर जो इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी मेंबर होता है। Which state government signed an MOU with Iceland's Varkis Consulting Engineers for the exploration and development of geothermal energy? भूतापीय ऊर्जा की खोज और विकास के लिए किस राज्य सरकार ने आइसलैंड के वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट और वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स जो कि आइसलैंड की कंपनी है इनके बीच में, ताकि उत्तराखंड में जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको एक्सप्लोर किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। द MOU विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इट विल ऑल्सो पेव द वे फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। What is the name of Pakistan's first homemade observation satellite? पाकिस्तान के पहले स्वदेश निर्मित अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है PRSC EO1। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट होममेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नदर्न चाइना से। इस सैटेलाइट का नाम है PRSC EO1। तो जो पाकिस्तान की एबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करने की, उन्हें मैनेज करने की, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की, ये इससे इम्प्रूव होगी। अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब इससे इम्प्रूव होगा, तो इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जानिएगा, पाकिस्तान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है इसका नाम है सुपारको, यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं SSC वाले। एक और न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना ने हाल ही में Shijian 25 सैटेलाइट को टेस्ट किया है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। इसको सैटेलाइट फ्यूल रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। वेयर वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रीस्टार्टिंग इसरोज विकास लिक्विड इंजन कंडक्टेड। इसरो के विकास तरल इंजन को पुनः प्रारंभ करने का सफल प्रयास कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में विकास लिक्विड इंजन को रिस्टार्ट करने का जो प्रयास है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में भी है, पर ये वाला जो महेंद्रगिरी है तमिलनाडु में है। विकास इंजन एक तरह का वर्क हॉर्स आप कह सकते हैं, जो इसरो के लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके लिक्विड स्टेजेस को पावर प्रोवाइड करता है। इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, इन्होंने कोर लिक्विड स्टेज L110 को फ्लैग ऑफ किया है इसरो के LVM-3 लॉन्च व्हीकल के लिए। ये जो स्टेज है इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा LVM-3 लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट के दौरान, और इसको ट्विन विकास इंजन जो है सपोर्ट करते हैं। विच इंडियन एक्टिविस्ट विल रिसीव द रेजिस्टेंस अवार्ड एट द 2025 न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर अवार्ड्स? किस भारतीय कार्यकर्ता को 2025 परमाणु मुक्त भविष्य पुरस्कार रेजिडेंस पुरस्कार प्राप्त होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है SP उदय कुमार। 2025 न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर अवार्ड्स ये SP उदय कुमार को सम्मानित करेंगे, जो कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ थे, आवाज़ उठाई थी इन्होंने। और साथ ही ब्राज़ील, नवाजो नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, जिम्बाब्वे, यहाँ से भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड में इनके एफर्ट्स के लिए। 1998 में क्लाउस बाइगर्ट द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम माइनिंग, ठीक है, इनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई हो। तो मिस्टर उदय कुमार हैं, इनको रेजिस्टेंस अवार्ड मिलेगा क्योंकि 2011 में जब इन्होंने तमिलनाडु में कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो है अपना नाराज़गी जाहिर की थी। The award ceremony will take place on March 4 at the Great Hall at Cooper Union in New York City. Which company has been awarded the prestigious WCDM Disaster Risk Reduction Award 2025? किस कंपनी को प्रतिष्ठित WCDM आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है BEML लिमिटेड। BEML लिमिटेड को WCDM डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड 2025 दिया गया है इनोवेशंस इन मिटिगेशन फॉर क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में। यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि एक इनिशिएटिव है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी का। विच डिजिटल लैंडिंग फर्म हैज़ अमेजॉन एक्वायर्ड? अमेजॉन ने किस डिजिटल ऋण देने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सियो। तो बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल लैंडिंग फर्म है एक्सियो, इसने अनाउंस किया है कि अमेजॉन द्वारा इन्हें एक्वायर कर लिया गया है एक मल्टीयर पार्टनरशिप के जरिए, और 200 मिलियन इन्वेस्टर की डील ये बताई जा रही है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। IBM एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी LLC1 जो कि एक ग्लोबल ओरेकल कंसल्टेंसी है, इसे एक्वायर करेगी। इन विच सिटी वॉज हिम टेक्सटाइल 2024 हेल्ड? हिम टेक्सटाइल 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है फ्रैंकफर्ट। देखिए फ्रैंकफर्ट में फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2025 आयोजन किया गया। वहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने इंडिया पवेलियन को भी यूज़ किया है। मतलब पवेलियन का मतलब जहाँ पर हम अपने भी जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल संबंधित, उनको शोकेस करते हैं। 2026 विल बी मार्क्ड एज अ डुअल ईयर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? 2026 को भारत और किस देश के बीच दोहरे या डुअल वर्ष के रूप में चिन्हित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन है स्पेन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये स्पेन की विजिट पर रहे। इन्होंने अनाउंस किया कि 2026 को भारत और स्पेन के बीच डुअल ईयर के तौर पर मार्क किया जाएगा। कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। स्पेन की बात करते हैं, कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL हैज़ पार्टनर विद विच UAE बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर फॉर UPI? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI के लिए किस UAE आधारित भुगतान समाधान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन भी है मैग्नाती। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हमने UAE बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैग्नेटी के साथ
एक पार्टनरशिप की है ताकि क्यूआर बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स की सुविधा दी जा सके पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स के जरिए मिडिल ईस्ट में। तो इसके जरिए क्यूआर बेस्ड मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है यूएई में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई को यूज़ कर सके जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं। इकबाल चागला हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड एडवोकेट। इकबाल चागला जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे। तो सीनियर एडवोकेट इकबाल चागला, इनका निधन हो गया 85 की एज में। 1990 से 99 तक ये प्रेसिडेंट रहे बॉम्बे बार एसोसिएशन के 3 टर्म के लिए, और इनके फादर थे एमसी चागला, ये फर्स्ट परमानेंट इंडियन चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। एक और ऑब्वियसली देख लेते हैं, एच लक्ष्मणन फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे सुंदरम क्लेटन के, टीवीएस फैमिली से भी जुड़े रहे, इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। द ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ मंथली पेंशन ऑफ हाउ मच फॉर दोज जेल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 to 77। ओडिशा सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल गए लोगों को कितनी मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 20,000 रुपीज़। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है मंथली पेंशन 20,000 रुपये की, और फ्री हेल्थ केयर उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इमरजेंसी में जो जेल गए थे 1975 से 77 के बीच में। तो ये पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी उन सभी लोगों को जो जेल में थे। मीसा द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड 1961, या फिर DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, या फिर DISIR के तहत जून 26 1975 से मार्च 21 1977 के बीच में। अच्छा, 3 स्टेट्स ऑलरेडी इस तरह की पेंशन दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश भी दे रहा है 15,000 से 25,000 के बीच में, छत्तीसगढ़ भी दे रहा है 5,000 से 25,000 के बीच में, राजस्थान भी 20,000 रुपये दे रहा है। Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force CRPF? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कि 1991 बैच के IPS ऑफिसर हैं और फिलहाल डायरेक्टर जनरल ऑफ असम पुलिस हैं। इन्हें नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का यानी कि CRPF का। CRPF स्पेशल DG वितुल कुमार अब तक CRPF चीफ के रूप में कार्य कर रहे थे। इनसे पहले 31 दिसंबर 2024 को जो CRPF के DG थे अनीश दयाल सिंह, ये रिटायर हो चुके थे। तो उसके बाद फिर वितुल कुमार इस पर जो है कार्य कर रहे थे, लेकिन अब परमानेंट DG बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में। रैपिड एक्शन फोर्स भी इसी की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूशन एक्शन कोबरा, ये भी एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है CRPF की। 2008 में इसको बनाया गया था नक्सलाइट इंसर्जेंसी से डील करने के लिए। हु डिड कर्नाटका डिफीट टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 फाइनल? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में कर्नाटक ने किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है विदर्भ। तो कर्नाटक जिससे कैप्टन मयंक अग्रवाल रहे, इन्होंने विदर्भ को 36 रन से हराकर अपना 5वां विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है। ये जो फाइनल है ये खेला गया कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में। फॉर्मर कर्नाटका बैटर एंड विदर्भ स्पीकर, विदर्भ के जो कैप्टन रहे करुण नायर रहे, ये हाईएस्ट रन गेटर रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। 779 रन्स इन्होंने किए हैं, 5 सेंचुरीज और 1 50 के साथ। इंडिया एंड पंजाब सीमर अर्शदीप सिंह ये हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं 20 विकेट के साथ। 2024-25 की जो विजय हजारे ट्रॉफी थी ये 32वां एडिशन था इस लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट का। 50 ओवर टूर्नामेंट है ये, और कर्नाटक के अलावा और भी राज्य हैं जो इसे मल्टीपल टाइम जीत चुके हैं, जैसे तमिलनाडु, मुंबई, सौराष्ट्र, ये सभी। Which country did the Indian men's and women's खो-खो teams beat in the finals of the खो-खो वर्ल्ड कप 2025? खो-खो विश्व 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला खो-खो टीमों ने किस देश को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो इंडियन मेंस एंड वीमेंस टीम ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में इन्होंने नेपाल को अपने अपने फाइनल्स में हराकर खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, तो भारत के पास ही आए हैं मेंस एंड वीमेंस के खो-खो टाइटल। इंडियन मेंस खो-खो टीम जिसके कैप्टन प्रतीक वाइकर रहे, इन्होंने नेपाल को 54-36 से हराया।
विमेंस टीम जिसकी कैप्टन प्रियंका इंगली रही, इन्होंने नेपाल को 78-40 से हराया है। ये पहला एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सपोर्ट इसको प्राप्त था। 20 मेंस और 19 विमेंस टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हु वॉज रिसेंटली एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन भी है नाइजीरिया। देखिए जो नाइजीरिया है, इसको ब्रिक्स जो ब्लॉक है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का, इसका पार्टनर कंट्री बनाया गया है। ऐसा ब्राज़ील ने अनाउंस किया है। ब्राज़ील के पास ये भी चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की स्थापना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ने 2009 में की थी। साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इसमें शामिल किया गया और हाल ही में इंडोनेशिया इसका 10वां मेंबर बना है। सऊदी अरब को भी इन्वाइट किया गया है ज्वाइन करने के लिए। नाइजीरिया 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है। इससे पहले जो हमारे पार्टनर कंट्री हैं ब्रिक्स में वो बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा और उज्बेकिस्तान है। इन विच इंडियन सिटी डिड द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली ओपन अ न्यू कंसुलेट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है बेंगलुरु। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसने बेंगलुरु कर्नाटक में अपना एक नया कॉन्सुलेट ओपन किया है। इस सेरेमनी को अटेंड किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया और यूएस एम्बेसडर एरिक करसेटी के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स के भारत में 5 कॉन्सुलेट्स हैं, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अब बेंगलुरु में। और जो यूएस एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में है। ऐसे ही भारत के 5 कॉन्सुलेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में। और जो हमारी एम्बेसी है वो वाशिंगटन डीसी में है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल 26 एंड फिस्कल 27? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 26 और 27 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 6.7%। तो भारत फिस्कल 26 और 27 में 6.7% से ग्रो करेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है इसने कहा है। और जो ग्लोबल ग्रोथ रहने वाली है वो 2.7% रहने वाली है 2025-26 में। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, इन्होंने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताया है कि 2025-26 में भारत की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 6.5% रहने वाली है। हु इनोग्रेट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये इवेंट 3 वेन्यूज़ में हुआ है। भारत मंडपम में हुआ, यशोभूमि में हुआ जो कि दोनों ही न्यू दिल्ली में है, और तीसरा वेन्यू रहा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इस एक्सपो का थीम रहा बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। और इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल EEPC के द्वारा। When was the foundation day of the लोकपाल ऑफ इंडिया held for the first time? भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 16 जनवरी। देखिए, लोकपाल ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन डे है, जो स्थापना दिवस है, वो पहली बार इस साल मनाया गया है 16 जनवरी को मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना इसमें चीफ गेस्ट रहे थे। यही दिन है 16 जनवरी का जब लोकपाल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, जब सेक्शन 3 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 इफेक्टिव हुआ था 16/1/2014 को। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया है जस्टिस AM खानविलकर। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस आफ्टर इट्स रीब्रांडिंग? रीब्रांडिंग के बाद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है ट्रू होम फाइनेंस। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है ट्रू होम फाइनेंस के नाम से। इसको हाल ही में एक्वायर किया गया वारबर्ग पिनकस के द्वारा और इसके जो को इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग कतर सोवरिन वेल्थ फंड द्वारा। तो ये जो पूरी डील रही है ये
3929 करोड़ रुपए तक की रही है। 84.44% शेयर होल्डिंग थी श्रीराम फाइनेंस की, तो ये इन्होंने बेच दी है। In which category did India secure the second highest global score in the QS World Future Skills Index 2025? QS World Future Skills Index 2025 में भारत ने किस श्रेणी में दूसरा सबसे अधिक वैश्विक स्कोर हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, फ्यूचर ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पर QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं और भारत यहाँ पर सेकंड मोस्ट प्रिपेयर्ड जॉब मार्केट है ग्लोबली फ्यूचर इन डिमांड स्किल्स के लिए। मतलब आने वाले फ्यूचर में, मतलब हमारे जो फ्यूचर है उसमें जो स्किल्स की डिमांड है वहाँ पर उस हिसाब से जो जॉब्स क्रिएट होंगी उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। हम तैयार हैं उस तरह की स्किल्स की जॉब पाने के लिए। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। ये जो फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया गया लंदन बेस्ड क्वैकरेली साइमंड्स QS के द्वारा, और ये कंट्रीज़ को रैंक दी है उनके किस तरह से वो रेडी हैं जो इवॉल्विंग जॉब मार्केट डिमांड्स हैं उसको लेकर। 4 मेन एरियाज़ हैं, स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क जिसमें हम सेकंड नंबर पर हैं, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओवरऑल सभी इंडिकेटर्स को मिलाकर बात करें तो हम 25वें नंबर पर हैं। फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर की तरह हमें रिकॉग्नाइज किया गया है। अच्छा, और फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में हम सेकंड नंबर पर हैं। 99.1 हमारा स्कोर है जैसा हमने पहले भी देखा। टॉप 10 कंट्रीज में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इन्हें फ्यूचर स्किल्स पायनियर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो भारत 37वें नंबर पर है, और वर्क फोर्स हैविंग द डिजायर्ड स्किल्स ऑफ फ्यूचर जॉब्स इसमें हम 40वें नंबर पर हैं। Which state government has announced the formation of a 16-member committee to draft recommendations for its artificial intelligence policy 2025? किस राज्य सरकार ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 के लिए सिफारिशों का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने एक 16 मेंबर की कमेटी को फॉर्म किया है जो भी रिकमेंडेशन देगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 के लिए। इसके अध्यक्ष होंगे डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुंबई के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, और यही बताएंगे किस तरह की AI पॉलिसी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र पहला राज्य भी बन जाएगा जिसकी अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी होगी। साथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी टास्क फोर्स 2025 को भी फॉर्म करेंगे। What is the total amount approved by CCEA for the revival plan of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार योजना के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित कुल राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 11,440 करोड़ रुपए। तो कैबिनेट कमेटियों ने इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का रिवाइवल प्लान अप्रूव कर दिया है 11,440 करोड़ रुपए का, यानी कि फिर से इसको खड़ा किया जाए कि जो लॉस वगैरह है, ठीक है, थोड़ा पैसा डालेंगे तो अपने उधार वगैरह जो है, जो भी डेट है उसको चुकाएगी, नई इक्विपमेंट्स लाएगी जब ये पैसा मिलता है, ठीक है, सैलरी वगैरह देगी। इस तरह से काम होगा इस 11,440 करोड़ रुपए का। तो इसमें 10,300 करोड़ रुपए तो इक्विटी कैपिटल है, यानी कि सरकार इसमें डालेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीपेमेंट करना है, राष्ट्रीय इस्पात निगम को तुरंत कोई रीपेमेंट करना है, सरकार ने पैसा दिया और इन्हें रीपेमेंट करना है, ऐसा नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से पैसा डाला है 10,300 करोड़ रुपये का, और जो 1140 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जो है लोन है उसको क्या करेंगे, 7% की और तरह से ये डिविडेंड के तौर पर सरकार को देंगे। जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है वो डिविडेंड के रूप में देगा 7% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। 1140 करोड़ रुपए का इनके ऊपर लोन भी है। अच्छा, RINL की बात करें, शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत आती है। 100% ऑनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें। ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को ऑपरेट करती है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU टू इनहेंस कोऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस? भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने MOU साइन किया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन के लिए। ये MOU साइन किया गया एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स विनय क्वात्रा और क्रिस्टी
कैनेगेलो, जो कि एक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इनके बीच में। भारत की ओर से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये रिस्पॉन्सिबल है इस MOU के एग्जीक्यूशन के लिए। विच कंपनी लॉन्च न्यू ग्लेन रॉकेट? न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जिसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं, इन्होंने एक न्यू रॉकेट लॉन्च किया है और इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट भी पूरी की है। तो इसका नाम रखा गया है, जो फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया था उनके नाम पर, न्यू ग्लेन रॉकेट इसका नाम है। फ्लोरिडा से इसने उड़ान भरी। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए अब तक का जो बिगेस्ट रॉकेट है, लगभग 400 फीट का, ये स्पेस एक्स की स्टारशिप है। नासा इसको लॉन्च भी करने वाला है इस डेकेड के लास्ट में एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करने के लिए मून पर। ओडिशा एंड विच कंट्री साइन MOU टू एस्टैब्लिश फिनटेक हब इन भुवनेश्वर? ओडिशा और किस देश ने भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट है, इन्होंने सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ MOU किया है, जिसके तहत ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा भुवनेश्वर में फिनटेक कोलेब्रेशन के लिए। ये MOU साइन किया गया सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं थर्मन शंमुगरत्नम, इन्होंने हाल ही में उड़ीसा को विजिट किया है, तो इसी दौरान ये MOU साइन किया गया है। और ये दिखाता है हमारे जो उद्देश्य है 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस हो, उसको सुदृढ़ करता है। विच इंडियन नेवी शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द ला पेरोज एक्सरसाइज? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ला पेरोज अभ्यास में भाग ले रहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS मुंबई। तो इंडियन नेवी एक मेगा वार गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर 8 नेशंस की नेवल फोर्सेस पहुंची हुई हैं। तो इंडो पैसिफिक में जो चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है, उसको यहाँ पर जो है मतलब टक्कर देने वाली बात हो गई है। तो 4th एडिशन है ये इस नवल एक्सरसाइज का, इसका नाम है ला पेरोस। ये कहाँ पर हुई है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में, एज वेल एज मलक्का, सुंडा एंड लोम्बोक स्टेट्स में। तो भारत की ओर से यहाँ पर जो हमारा इंडियंसली डिजाइंड एंड बिल्ड गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS मुंबई, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया के अलावा US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इनकी नेवल फोर्सेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।